A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your chapter number 6 named The Making of a Scientist. So my dear student, this particular chapter is written by Robert W. Peterson. Okay, so let us start this particular chapter in detail. So dear student, this complete chapter is dedicated to one of the greatest scientists of history named Richard E. Bright. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो रिचर्ड ई ब्राइट है उसके बारे में है. सो अबाउट हिज जर्नी टू बिकम अ साइंटिस्ट, किस तरीके से वो एक साइंटिस्ट बने, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस डिड ही फेस व्हाइल बिकमिंग अ साइंटिस्ट. सो ही स्टार्टेड हिज रिसर्च फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. और कहीं ना कहीं जो रिचर्ड ई ब्राइट थे उन्होंने अपना जो साइंटिस्ट बनने का एक रास्ता था, उसका एक रिसर्च था, उसने बचपन में वो स्टार्ट कर दिया था. सो लेट अस अंडरस्टैंड हिज जर्नी. देखिए, रिचर्ड ई ब्राइट हैज रिसीव्ड द सिरिल स्कॉलर अवार्ड एंड द सर्चिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये तो अलग अलग अवार्ड्स उनको मिले थे अपने रिसर्च के लिए, अपने काम के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए. तो रिचर्ड ई ब्राइट को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया. इट वॉज हिज फैसिनेशन. फैसिनेशन का मतलब है अट्रैक्शन, समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू फॉर बटरफ्लाई. और बचपन से ही उसको बटरफ्लाई कलेक्ट करने का शौक था. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. और उसको पता ही नहीं चला कब उनको वो बटरफ्लाई कलेक्ट करते करते ये पूरा जो साइंस है उसके सामने खुलकर रह गया. इट मीन्स बचपन से वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे, बट व्हेन ही टर्न्स इन अडल्टहुड he just decided to become a scientist and now he is known as one of the greatest scientists in the history. और दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से उनको एक माना जाता है. तो देखते हैं उनका जो जर्नी था, इतना आसान था, डिफिकल्ट था, वो तो हमें चैप्टर पढ़कर ही पता चलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. At the age of 22, जब वो 22 साल के थे, कौन? रिचर्ड ई ब्राइट, a former scout of the year, excited the scientific. स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट मतलब ये देखो क्या हो गया, स्काउट ऑफ द ईयर किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया रिचर्ड ई ब्राइट के लिए. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड. स्काउट क्या होता है? जैसे एनसीसी वगैरह के अंदर यूज करते हैं, स्काउट वगैरह होते हैं. स्काउट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है उसने पूरी के पूरे जो साइंटिफिक वर्ल्ड था उसको हिलाकर रख दिया था अपनी न्यू थ्योरी से. ऑन हाउ सेल्स वर्क. और उन्होंने क्या किया था? सेल के ऊपर अपनी थ्योरी बनाई थी, जो हमारे ह्यूमन सेल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. रिचर्ड एच ई ब्राइट हैज हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन आर्टिकल इन. और रिचर्ड ई ब्राइट के जो एक कॉलेज मेट थे, कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले ने क्या किया था? उसके साथ पढ़ने वाला उसका एक साथी था. एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या की द थ्योरी in an article proceedings of National Academy of Science. और proceedings of National Academy of Science का एक आर्टिकल था. उस आर्टिकल के अंदर जो ई ब्राइट का जो फ्रेंड था, कॉलेज मेट था, उसने जो सेल्स के बारे में ई ब्राइट ने एक थ्योरी लिखी थी, उसको उस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया था. उस आर्टिकल में उसने पब्लिश किया था और बताया था. It was the first time his important scientific journal had ever published of the work college student. तो ये फर्स्ट टाइम था कि ई ब्राइट ने जो भी रिसर्च की थी उसका ये फर्स्ट टाइम था कि उसका जो साइंटिफिक जर्नल था जो भी उसने बनाया था, तो साइंटिफिक जर्नल के अंदर उसका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हो रहा था. कॉलेज स्टूडेंट्स पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब पहली बार था किसी कॉलेज स्टूडेंट का जो साइंटिफिक जर्नल था उसके अंदर कोई आर्टिकल पब्लिश हो रहा था. और ये जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा था किसका था? ये था रिचर्ड ई ब्राइट का. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अ बैट. मतलब जैसे क्या होता है, जनरली कोई भी ऐसा एथलीट हो जो स्पोर्ट्स के अंदर मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, मान लो कि उसका डेब्यू हो, मतलब 15 साल की एज के अंदर किसी भी
बड़ी लीग के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कितना एक्साइटेड होता है। एंड हिटिंग ए होम रन, ये क्या होता है, बेसबॉल जो होता है गेम, हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट ए बैट, तो ये क्या होता है, होम रन, ये जो बेसबॉल वाला गेम होता है उसके अंदर एक पूरे सर्कल सर्कल को पूरा कर लेते हैं, तो उसको एक होम रन माना जाता है। तो जिस तरीके से एक जो प्लेयर होता है वो अपना होम रन कंप्लीट कर लेता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मतलब जो ई ब्राइट थे, रिचर्ड ई ब्राइट था, उनका जो थ्योरी था वो पब्लिक, मतलब क्या होता, पब्लिश हो रहा था साइंटिफिक जर्नल के अंदर, तो वो भी उसी तरह का एक्साइटमेंट को महसूस कर रहे थे। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्टीरिंग ऑफ अचीवमेंट। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिक बोल सकते हैं, श्रृंखला, मतलब उसके जो अचीवमेंट थे वो बहुत सारे थे, किनके, रिचर्ड ई ब्राइट के, इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, साइंस को छोड़कर दूसरे फील्ड्स में भी उनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था साइंस के प्रति वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ था। चाइल्डहुड में वो क्या करते थे, बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे। एंड ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप, और ई ब्राइट अपने पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बच्चा था। ई ब्राइट ग्रू अप का मतलब बड़ा होना, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर रीडिंग एक टाउन है रीडिंग नाम का, तो वहां पर वो बड़े हुए थे। देयर वाजंट मच ऑफ आई कुड डू देयर, ही सेड, मतलब यहाँ पे ई ब्राइट बोलता है कि मैं वहां पर कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकता था क्योंकि रीडिंग इतनी बड़ी जगह नहीं थी। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं वहां पर फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद ए टीम ऑफ वन, क्योंकि अकेला था वो, तो उसके साथ कोई दूसरा खेलने वाला तो था नहीं, तो इस वजह से वो टीम गेम को तो खेल ही नहीं सकता था। बट देयर वाज वन थिंग, सिर्फ वहां पे एक चीज थी, आई कुड डू, वो क्या थी, कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करना। तो ई ब्राइट ने चीजें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। सो ही डिड, तो उसने चीजें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा करते रहे। बिगिनिंग इन द किंडर गार्डन, केजी क्लास के अंदर, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई, और जब वो छोटी क्लास के अंदर थे, केजी के अंदर थे, तो उन्होंने क्या किया, ई ब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया विद द सेम डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब पैशन कह सकते हो, सेम दृढ़ निश्चय के साथ, सेम पैशन के साथ, जुनून के साथ उसने क्या किया, उसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो रॉक्स को इकट्ठा करते थे। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है, जो रिमेनिंग्स रह जाते हैं, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, उनको फॉसिल्स बोल सकते हैं। एंड कॉइन्स, तो अलग अलग तरह की चीजों को क्या करते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, और उसमें से रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें वो इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर, इच्छुक होता है, ईगर मतलब क्यूरियस, जिसको आप बोल सकते हैं क्यूरियस, क्यूरियस astronomer. Astronomer is somebody who studies about stars. Astronomer कौन होता है, जो स्टार्स के बारे में स्टडी करता है। Sometimes star gazing all night, और कई बार तो रातों को जगते हुए, गेजिंग का मतलब looked at, मतलब देखते रहना लगातार, तो कई बार तो क्या करता था, स्टार की तरफ लगातार देखता रहता था। कौन, रिचर्ड ई ब्राइट। फ्रॉम द फर्स्ट, स्टार्टिंग से अगर बात की जाए, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। ड्राइविंग मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी, इच्छा, विश, अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, और स्टार्टिंग से उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, वो इच्छा थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उसका जो ब्रेन था बहुत ज्यादा ब्राइट था, शार्प था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, और उसके यानी ई ब्राइट की एक मदर थी, हु इनकरेज, इनकरेज का मतलब मोटिवेट करना, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी जो मदर थी वो हमेशा उसको इनकरेज करती थी सीखने के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और उसकी मदर क्या करती थी, जब ई ब्राइट एक बच्चा था तो उसको अक्सर वो ट्रिप्स पे ले जाती थी उसकी मदर। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती थी, माइक्रोस्कोप खरीदती थी, कैमरा खरीदती थी, माउंटेन मटेरियल, और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो उसके लिए खरीदती थी, एंड अदर इक्विपमेंट, और जो दूसरे टूल्स चाहिए होते थे वो भी खरीदती थी। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वे, जिस भी तरीके से उसकी मदर रिचर्ड ई ब्राइट को मदद कर सकती थी, वो उस तरीके से, हर एक तरीके से ई ब्राइट की मदद करती थी। आई वॉज इज ओनली कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब साथी कह सकते हो, मतलब यहाँ पर
फेलो कह सकते हो, राइट। यानी आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। तो यहाँ पर मतलब उसकी मदर बोलती है कि जब तक उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया रिचर्ड ई ब्राइट ने, तब तक सिर्फ मैं ही उसकी दोस्त थी, तब तक मैं ही उसकी साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी मदर बोलती है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और उसके बाद क्या करती है, मैं उसके कुछ दोस्त को घरों, उसके कुछ दोस्त होते हैं उनको घर पे बुला लाती थी। बट एट नाइट, बट रात को वी जस्ट थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम जो भी चीजें होती है एक दूसरे के साथ ही करते। रिची वॉज माई होल लाइफ। रिची किसके लिए बोला गया है, रिचर्ड के लिए बोला गया। उसकी मदर उसको बड़े प्यार से रिची बुलाती थी और कहती थी कि रिची वॉज माई होल लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी ही, मेरी पूरी दुनिया रिची ही था। आफ्टर हिज फादर डाइड, क्योंकि उसके जो फादर थे मर चुके थे। एंड व्हेन रिची वाज थर्ड ग्रेड, जब वो थर्ड क्लास के अंदर था, कौन, रिचर्ड ई ब्राइट, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट, और उसकी जो मदर थी रिचर्ड ई ब्राइट की और उसका जो लड़का यानी रिचर्ड ब्राइट, स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट एट द डाइनिंग रूम टेबल। और हर एक इवनिंग वो क्या करते थे, डाइनिंग रूम पर जो टेबल थी वहां पर बैठकर खाना खाते थे। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, और अगर उसके पास कुछ करने लायक कुछ नहीं होता रिचर्ड ई ब्राइट के पास, आई फाउंड हिम वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ देती थी जिससे वो बोर ना फील करे और उसको एंगेज रखा जाए। नॉट फिजिकल वर्क, मैं कोई फिजिकल वर्क की बात नहीं करती, बट लर्निंग थिंग्स, मैं उसको लर्न करने के लिए कुछ देती। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, और उसको बहुत ज्यादा पसंद था, किसको, रिचर्ड ई ब्राइट को। ही वांटेड टू लर्न, और वो भी बचपन से चीजें सीखना चाहता था, क्योंकि उसका जो ब्रेन था वो लर्निंग ब्रेन था और वो चीजों को सीखना चाहता था। एंड ही डिड, एंड लर्न ही डिड, और जो भी उसको सिखाया जाता वो उसको सीख लेता रिचर्ड ई ब्राइट। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और एज ए रिजल्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही उसका एक लर्निंग माइंड था, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपनी ग्रेड्स के अंदर टॉप किया स्कूल के अंदर। एंड ऑन एवरीडे थिंग्स, और रोजमर्रा की जो चीजें थी, कि वो जस्ट लाइक एवरी अदर किड, दूसरे बच्चों की तरह। हिज मदर सेड, मतलब दूसरे बच्चों की तरह वो जो रोजमर्रा की चीजें होती वो भी ई ब्राइट भी उसी तरीके से उन चीजों को करता था। बाय द टाइम, और इस वक्त तक, बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, अभी वो क्या था, सेकंड ग्रेड के अंदर था। ई ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, मतलब जो 25 प्रजातियां थी बटरफ्लाईज की, और सेकंड ग्रेड में होने के बावजूद भी वो उनको इकट्ठा करता था। एंड फाउंड राउंड हिज होम टाउन, और जो उसको अपने होम टाउन के आसपास दिखाई पड़ती 25 जो प्रजातियां थी बटरफ्लाई की, वो उनको इकट्ठा करता। तो बचपन में ही उसने बटरफ्लाईज के जो उसका फैसिनेशन था बटरफ्लाईज के लिए, वो बचपन से उन बटरफ्लाईज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, he said that probably would have been end of my butterfly collecting। तो उसको लगा प्रोबेबली, संभवतः, मतलब उसका जो बटरफ्लाई का जो कलेक्शन था संभवतः वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि उसने जो 25 जो ब्रीड थी या स्पीसीज थी बटरफ्लाई की वो सारी इकट्ठा कर ली थी। ही सेड, रिचर्ड ई ब्राइट सेड, बट देन माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक। लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि उसका बटरफ्लाई का कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बाद उसकी मदर उसके लिए एक चिल्ड्रन बुक्स, एक बच्चों की किताब लेकर आती है, कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। मोनार्च क्या है, मोनार्च एक बटरफ्लाई का नाम है, मोनार्च एक्स। तो ये जो पूरी की पूरी बुक होती है मोनार्च एक्स की, जो जर्नी है वो कहां से कहां तक ट्रेवल करती है उसके बारे में थी। दैट बुक विच टोल्ड हिम मोनार्च बटरफ्लाईज, और उस बुक के अंदर ई ब्राइट पढ़ता है कि वो पूरी की पूरी बुक मोनार्च जो बटरफ्लाई थी उसके बारे में थी। किस तरीके से जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो माइग्रेट करती है टू सेंट्रल अमेरिका, किस तरीके से जो मोनार्च बटरफ्लाई है माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होना, वो किस तरीके से जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर माइग्रेट हुई, चली गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस ऑफ टू द ईगर यंग कलेक्टर, ईगर मतलब क्यूरियस, ओके, इच्छुक। और जैसे उस मतलब उस पर्टिकुलर बुक को वो पढ़ता है तो उसके बाद उसका जो साइंस का जो एक दुनिया थी उसके सामने खुल जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है जैसे वो उस किताब को पढ़ता है। एट द एंड ऑफ द बुक, और जैसे ही किताब खत्म हो जाती है, कौन सी, चिल्ड्रंस बुक की बात कर रहे हैं हम, जो कि जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। और जैसे वो किताब खत्म हो जाती है, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प,
और उसके पीछे एक फॉर्म दिया होता है जिसके अंदर जो क्या होता है, रीडर्स जो पढ़ने वाले थे इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी। स्टडी मतलब रिसर्च के अंदर बटरफ्लाई माइग्रेशन, मतलब जो जो बुक का जो ऑथर था वो क्या कर रहा था, एक रिसर्च कर रहा था इस बारे में जानने के लिए कि किस तरीके से बटरफ्लाई ने माइग्रेशन किया, और वो रीडर्स को इनवाइट कर रहा था कि वो उसकी मदद करे। वो जो एक फॉर्म दिया गया था लास्ट में बुक के पीछे। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick। और उन्होंने क्या उसके अंदर क्या किया गया था, उसमें क्या रिक्वेस्ट की गई थी, ये जो रीडर्स है वो क्या किया करे, जो बटरफ्लाइज है, जो मोनार्च बटरफ्लाइज है उनको टैग करे, उनके ऊपर कोई निशान लगाए, टैग करे फॉर रिसर्च डॉक्टर फेडरिक। डॉक्टर फेडरिक मतलब डॉक्टर फेडरिक ने ये क्या किया था, ये रिक्वेस्ट की थी किनसे, रीडर्स से। फेडरिक उर्कुहार्ट ये पूरा नाम है, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और वो टोरंटो के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उनके क्या थे, उनके एक प्रोफेसर कह सकते, रिसर्चर कह सकते हो। तो उन्होंने रीडर से बोला था कि अगर आप ये बुक पढ़ ली, अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो जो मोनार्च बटरफ्लाइज है उसके टैग करें। टैग मतलब उसके ऊपर कोई निशान लगा दे, उसके बाद उसको देखे क्या वो कहाँ तक ट्रेवल करते, जिससे पता चले कि इस एरिया से उड़कर, मतलब टैग करना चाहिए उसको। ई ब्राइट मदर्स रॉट डॉक्टर उर्कुहार्ट एंड सून ई ब्राइट वाज अटैचिंग लाइट अडेसिव। अडेसिव होता है स्टिकी, स्टिकी चिपचिपा, टैग्स मतलब अटैचिंग मतलब लाइट कोई चमकने वाला टैग्स वो क्या करता बटरफ्लाइज की टू द विंग्स ऑफ मोनार्च एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर फेडरिक ने सजेस्ट किया था। उसी तरीके से जो ई ब्राइट की जो मदर है वो क्या करती है, देखो वो डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखती है और ई ब्राइट उसके बाद क्या करने लग जाता है, जो विंग्स होती है मोनार्च की उसके ऊपर टैग्स लगाना स्टार्ट कर देता है, चमकीले से चमकने वाले टैग्स। अडेसिव का मतलब हो गया स्टिकी, चिपकने वाले टैग्स लगाने स्टार्ट कर देता है। एनीवन हु फाउंड टैग बटरफ्लाई, और किसी को भी वो टैग वाली जो बटरफ्लाई मिलती वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कुहार्ट, और वो उससे क्या किया जाता एंड सेंड द टैग, और वो क्या कर देता डॉक्टर उर्कुहार्ट के पास वो भेज दो, क्योंकि डॉक्टर उर्कुहार्ट उन बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer। जहां तक समर की बात की जाए तो बटरफ्लाई का जो कलेक्शन होता है वो जनरली रीडिंग एक टाउन है, वो 6 हफ्ते तक चलता है समर की अगर बात की जाए। इफ यू आर गोइंग टू चेज दैम, और अगर आप उन बटरफ्लाइज को चेज करने वाले हो, पीछा करने वाले हो, वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, आप बहुत सारी बटरफ्लाइज को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट, तो इसलिए ई ब्राइट के लिए जो अगला कदम था वो टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। रेज का मतलब यहाँ पर क्या करना हो गया, ब्रीडिंग करना, उनका प्रजनन करना, राइट। तो उसको क्या था, क्योंकि वो एक एक बटरफ्लाई को इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल था, तो वो क्या करता है, उनकी रेजिंग स्टार्ट कर देता है, उनका ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है, उनकी प्रजनन स्टार्ट कर देता है। फ्लॉक का मतलब ग्रुप हो गया, तो वो बटरफ्लाइज का प्रजनन स्टार्ट कर देता है। He would catch a female monarch, वो क्या करता है, एक फीमेल मोनार्च को पकड़ता एंड टेक हर एग्स, और उसके जो अंडे होते किसके, मोनार्च के एग्स के, मोनार्च जो बटरफ्लाई होते उसके जो अंडे होते एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने बेसमेंट के अंदर उनको क्या करता, उनकी ब्रीडिंग करता, रेज करता, उनको उनको उनका प्रोडक्शन करता या उनको उनका प्रजनन करता थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और जो एक बटरफ्लाई होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है फ्रॉम एग टू कैटरपिलर। तो सबसे पहले एग जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कैटरपिलर के अंदर चेंज होता है, उससे प्यूपा बनता है और फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनता है। ये लाइफ साइकिल होता है एक बटरफ्लाई का। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई, और उसके बाद वो क्या करता, बटरफ्लाईज को टैग लगा देता उसके विंग्स के ऊपर एंड लेट देम गो, और उसके बाद उनको रिलीज कर देता जाने के लिए। फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक, हिज बेसमेंट, और उसका जो अंडरग्राउंड बेसमेंट था, वाज होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च, मतलब बहुत सारी मोनार्च बटरफ्लाईज थी, उनके लिए वो एक घर था इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और वहां पर जो अलग अलग बटरफ्लाईज थी वो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर थी, क्योंकि उनका जो एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले एग्स, फिर उसके बाद कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई। तो अलग अलग मतलब उनका जो क्या था, लाइफ साइकिल चल रहा था, और वहां पर हजारों की संख्या में बटरफ्लाईज उसके बेसमेंट के अंदर थी। इसके रिचर्ड ई ब्राइट की बात की जा रही है।
इवेंचुअली आखिरकार आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब धीरे धीरे करके जो रिचर्ड ई ब्राइट है, उसका इंटरेस्ट था वो जो बटरफ्लाईज को टैग करता था, धीरे धीरे उसका वो इंटरेस्ट जाता रहा। इट इज टीडियस मतलब वेरी हार्ड, थकाने वाला, टायर सम जिसको बोल सकते हो, ये बहुत थकाने वाला काम था। देयर इज नॉट मच फीडबैक, और ज्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा था। काम तो बहुत थकाने वाला था, उसका जो फीडबैक था वो कम मिल रहा था। ई ब्राइट ने बोला, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मतलब जो मैंने काम किया, ही लाफ्ड, ओनली द 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। मतलब जब से लेकर उसने टैग लगाना स्टार्ट किया था, बहुत सारी बटरफ्लाईज को उसने टैग लगाया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ऐसी बटरफ्लाईज थी जिनको वो रिकैप्चर कर पाया, जिनको वो दोबारा से प्राप्त कर पाया, यानी 2 ही बटरफ्लाईज उसके पास वापस आई टैग लगाने के बाद। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लीड। और वैसे भी अगर बात की जाए, वो जो बटरफ्लाईज उसने रिकैप्चर की थी, वो 75 माइल से ज्यादा दूर नहीं गई थी उसके होम टाउन से। देन इन 7th ग्रेड, जब वो 7वीं क्लास में था, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। तब उसको पता चला कि एक वास्तविक जो विज्ञान है वो क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब उसने एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर पार्ट किया, जब उसने साइंस एग्जीबिशन के अंदर पार्ट लिया, एंड लॉस्ट, और वो हार गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, हालांकि एक बहुत ही दुख भरा एक एक्सपीरियंस था किसके लिए, रिचर्ड ई ब्राइट के लिए, टू सिट देयर, वहां बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग। मतलब दूसरे लोग थे वो कुछ ना कुछ जीत गए थे, लेकिन ये रिचर्ड ई ब्राइट के लिए बहुत ही दुख भरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं जीता था। ई ब्राइट सेड, रिचर्ड ई ब्राइट कहते हैं, दैट हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज which he showed under a microscope, which is shot under माइक्रोस्कोप। मतलब उसकी जो एंट्री थी ना, वो स्लाइड्स बनाई थी। उसने क्या किया, उन्होंने एक स्लाइड्स बनाई थी फ्रॉग टिश्यूज के बारे में, फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, तो उसके लिए उसने स्लाइड्स बनाई थी, और उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको दिखाया था। He realized that the winners had tried to do some real experiments, not simply make a neat display. तो उसको इस बात का पता चला कि उसने सिर्फ, मतलब जो विनर्स थे, उन्होंने कोई स्लाइड्स के थ्रू नहीं बताना, स्लाइड्स के थ्रू या पीपीटी के थ्रू उन्होंने मतलब कुछ चीज को एग्जिबिट नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस वजह से उनको प्राइज मिला। तो कहीं ना कहीं रिचर्ड ई ब्राइट को इस बात का पता चलता है कि उसको भी कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिससे कि वो कुछ प्राइज को जीत सके। Already the competitive spirit has drive Richard E. Bright was appearing. अब वो एक कॉम्पिटिटिव जो एक कॉम्पिटिटिव मतलब जो एक कंपटीशन वाली जो फीलिंग थी, स्पिरिट मतलब फीलिंग थी, दैट ड्राइव्स चैनलाइज रिचर्ड ई ब्राइट वाज अपीयरिंग। और वो जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग थी वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी किसके अंदर, रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर। आई न्यू दैट, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, जो अगले साल जो एक एग्जीबिशन होना है, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा अगर मुझे इनाम जीतना है। He said, the subject I knew most about was the insect work, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने जो स्टडी की थी वो इंसेक्ट के बारे में स्टडी की थी, और इंसेक्ट के बारे में ही वो क्या करना चाहता था, इंसेक्ट के बारे में वो अपने स्टडी करना चाहता था, अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। I would have been doing in the past several years, क्योंकि I had been doing, sorry, वो क्योंकि वो जो इंसेक्ट की स्टडी बहुत सालों से, बचपन से वो इंसेक्ट की स्टडी कर रहे थे, तो इस वजह से उनको आया कि अगला जब भी एग्जीबिशन होगा तो वो रियल एक्सपेरिमेंट करेगा। किसके ऊपर बेस्ड होगा रियल एक्सपेरिमेंट, वो इंसेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। सो ही रॉट टू डॉक्टर उर्कुहाट, तो उन्होंने डॉक्टर उर्कुहाट को क्या लिखा, एक लेटर लिखा फॉर आइडियाज, कि आइडियाज दिए जाएं उनको, एंड बैक सम स्टैक ऑफ सजेशन। स्टैक मतलब यहाँ पे एक पाइल कह सकते हो, एक झुंड कह सकते हो, ढेरी कह सकते हो, और बहुत सारे सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे सजेशन डॉक्टर उर्कुहाट किसको लिखकर भेजता है, रिचर्ड ई ब्राइट को लिखकर भेजता है। Those kept E. Bright busy all through his high school. और पूरे हाई स्कूल के अंदर वो जो सजेशंस थे डॉक्टर उर्कुहाट की तरफ से आए थे, उन्होंने ई ब्राइट को बिजी रखा, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उन आइडियाज के बलबूते पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किए, दैट लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें उनको प्राइजेस मिले काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर, जो कि डॉक्टर उर्कुहाट ने ई ब्राइट को वो जो सजेशंस भेजे थे, उन सजेशंस को
ई ब्राइट ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया और एक प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट में उनको यूज किया, जिसके बदौलत उसको बहुत सारे काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के अंदर अवार्ड मिले, प्राइजेस मिले। फॉर हिज 8th ग्रेड, और जब वो 8th क्लास के अंदर थे, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8th क्लास में उनको एक प्रोजेक्ट मिला था। ई ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज। तो वो क्या कोशिश कर रहे थे, एक वायरल डिजीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स। जो क्या था, एक वायरल था जो क्या कर रहा था, जितना भी कैटरपिलर्स थे, ये सेकंड स्टेज होती है किसी भी बटरफ्लाई की, तो वो कैटरपिलर क्या थे, वो पहले ही मर जाते थे एवरी फ्यू ईयर्स, हर साल की तरह। मतलब क्या थे, जो कैटरपिलर था वो पहले ही मर जाता था, वो पूरा एक अडल्ट बटरफ्लाई नहीं बन पाता था, उससे पहले वो कैटरपिलर मर जाता था। तो उस वायरल डिजीज को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ई ब्राइट को लगा, थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ई ब्राइट को लगा शायद ये जो बीमारी है वो एक बीटल की वजह से है। बीटल क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, राइट। तो उसको लगता है कि ये जो बीटल है उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर, और उसके बाद उसने कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने की, उसने कैटरपिलर को रेज करने की कोशिश की, ब्रीडिंग करने की कोशिश की इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। बीटल के साथ ही उसकी ब्रीडिंग करने की कोशिश की, जिससे कि पता चले कि एक्चुअल में बीटल की वजह से कैटरपिलर मर रहे हैं, तो पता चले। आई डोंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, लेकिन उसको किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। ही सेड, कौन बोलता है, ई ब्राइट बोलता है, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं इससे आगे भी गया, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। आई एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वॉन, और इससे भी आगे मैं गया और मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत क्या रहा, बहुत अच्छा रहा, एंड दिस टाइम आई वॉन, और मैं क्या किया, मैंने जीत हासिल की। द नेक्स्ट ईयर दिस हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च। जो अगले साल जो उनका साइंस फेयर होना था, उसमें क्या था, उसके अंदर ये देखना था, इस बात को टेस्ट करना था इस बात को टेस्ट करना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है, ये एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई है, वो मोनार्च का कॉपी करती है। जो मोनार्च और जो वाइसरॉय है, दोनों दिखने में एक तरीके से ही होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये दोनों बटरफ्लाईज ऑलमोस्ट एक तरह दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा उनके विंग्स के ऊपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। The theory was that Viceroy look like monarch, और उसमें ये बताया गया था जो Viceroy थी, जो बटरफ्लाई थी, वो मोनार्च की तरह दिखती है बिल्कुल। Because monarchs don't taste good, क्योंकि जो मोनार्च है don't taste good to birds, क्योंकि जो देखो, because monarchs don't taste good to birds, Viceroy on the other hand do taste good to birds। देखिए आप क्या था यहाँ पर, देखिए the theory was the Viceroy look like monarch, क्योंकि जो वॉइस रॉय थी वो मोनार्च की तरह दिखती थी, एंड बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो बर्ड्स जो अक्सर इन बटरफ्लाइज को खा जाते थे, तो मोनार्च को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वॉइस रॉय ऑन द अदर हैंड, और जो वॉइस रॉय थी, जो बटरफ्लाई थी, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वो जो बर्ड्स को वॉइस रॉय खाना ज्यादा पसंद था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च, जैसे वो मोनार्च की तरह ज्यादा दिखती थी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। और मतलब जैसे ही मोनार्च की तरह दिखती थी, तो जो क्या थी, वो बर्ड्स का डिनर बन जाती थी। तो इट मींस, क्योंकि जो मोनार्च था, मोनार्च को वो कम खाती थी, लेकिन जो वॉइस रॉय थे उसको वो ज्यादा खाते थे, कौन, बर्ड्स। ई ब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, ई ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो इस चीज को देखना था, वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च, क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्च को खाते हैं या नहीं खाते हैं। Okay, and he found that a starling मतलब सरप्राइजिंग, would not eat ordinary but bird food। मतलब उसको इस बात का पता चला कि he found that give me 1 second, yes, ये स्टारलिंग जो है ना, स्टारलिंग यहाँ पर एक बर्ड का नाम है, राइट, ये बर्ड हो गया। तो उसको ये पता चला, मतलब ई ब्राइट इस बात का पता लगा रहा था, एक प्रोजेक्ट था कि जो बर्ड है क्या वो मोनार्च को खाती है नहीं खाती है। ही फाउंड दैट स्टारलिंग जो बर्ड था would not only eat ordinary bird food, it would eat all the monarch।
मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जनरली जो बर्ड होते हैं वो किसको खाते हैं, वॉइस रॉय को खाते हैं। लेकिन जब ई ब्राइट को इस बात का पता चला कि स्टारलिंग नाम का एक बर्ड होता है जो मोनार्च को खाता है, दूसरे मतलब वो दूसरे ऑर्डिनरी जो है ना, वो ऑर्डिनरी जो इंसेक्ट है उसको नहीं, बल्कि स्टारलिंग जो बर्ड है वो मोनार्च को खाता है, क्योंकि मोनार्च उसको खाना पसंद है। तो इस वजह से मोनार्च था वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कम हो रहे थे, इट कुड गेट, और जो भी मोनार्च उस स्टारलिंग बर्ड के सामने आता उसको खा लेता। ई ब्राइट सेड later research by other people showed that viceroy probably do copy the monarch। तो यहाँ पर मतलब ई ब्राइट कहता है कि शायद मतलब हो सकता है कि जो वॉइस रॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्च की कॉपी करती हो। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। और ये जो मतलब उसने एक प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर इस बात का पता लगाया था कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो मोनार्च को खाता है, तो इसके बदौलत उसको प्रोजेक्ट को क्या किया गया, उसको फर्स्ट प्राइज मिला जियोलॉजी के अंदर। और ओवरऑल अगर बात की जाए साइंस फेयर के अंदर तो उनको थर्ड प्राइज मिला अपने इस रिसर्च के लिए इन इस सेकेंड ईयर। और जो सेकेंड ईयर के अंदर थे इन हाई स्कूल के अंदर, रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू वॉइस डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। देखिए, तो उसके बाद रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च, उसने अपने एक रिसर्च स्टार्ट की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, उसने अपनी डिस्कवरी क्या की, लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो उसने क्या किया, अपने एक हार्मोन नाम का एक इंसेक्ट था उसके बारे में स्टार्ट किया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। तो उसने क्या किया, मतलब जो एक इंसेक्ट था उसके हार्मोन के बारे में उसने स्टडी किया। अब अगला उसका जो रिसर्च था, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक इंसेक्ट के अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो उसने क्या किया, उसका रिसर्च था, उसने जो डिस्कवरी थी एक इंसेक्ट के हार्मोन को डिस्कवर करने की कोशिश की। एंड इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स। और यहां से मतलब जो हमारे जो सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, हार्मोन से बनते हैं। तो उसके बाद रिचर्ड ई ब्राइट का एक न्यू थ्योरी सामने आया जिसके अंदर लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में उसने बताया कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं और हार्मोन्स का उसके अंदर क्या यूज होता है। द क्वेश्चन इज ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, और जो जिस सवाल का वो आंसर करना चाह रहा था वो बहुत आसान था। व्हाट द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑफ मोनार्च प्यूपा। देखो, जो मोनार्च का जो प्यूपा था उसके ऊपर गोल्ड स्पॉट, उसके ऊपर छोटे छोटे 20 के करीब उसके ऊपर गोल्डन कलर के छोटे छोटे उसके विंग्स के ऊपर क्या थे, उसके विंग्स के ऊपर मार्क थे। तो उन जो छोटे छोटे मार्क्स थे गोल्डन कलर के थे, उनका पर्पस क्या था, तो यहाँ पर वो उसका आंसर करने की कोशिश कर रहा था। एवरीवन अज्यूम दैट, मतलब सभी को ऐसा लगा, अज्यूम का सोचना, वो जो सपोर्ट थे जो मार्क थे उसके प्यूपा के ऊपर वो जस्ट ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव सजावट के काम, मतलब वो सिर्फ सजावट के काम पे थे। सभी को ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे मार्क थे प्यूपा के ऊपर वो सजावट के लिए थे। ई ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर उर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। डॉक्टर उर्कुहार्ट ने उस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो ऑर्नामेंटल नहीं थे, वो उसका पर्पस कुछ और ही था। क्या था उसका पर्पस, वो रिचर्ड ई ब्राइट उसका पता लगाने की कोशिश करता है। देखिए, टू फाइंड द आंसर, इस बात का पता लगाने के लिए ई ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, और उसका एक साथी था जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था साइंस का, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, उनको एक डिवाइस क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा, दैट शोड द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर अ बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। तो उनको एक डिवाइस बनाना पड़ा जिस डिवाइस से वो उन सपोर्ट से जो मार्क थे वहां से एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है, और हार्मोन से क्या होता है, पूरे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हार्मोन से ही हमारा बॉडी सेल्स बनता है। तो उस हार्मोन्स को वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि जो जो स्पेसिफिक ये जो मार्क है जिसको डेकोरेटिव समझा जा रहा है वो एक्चुअल में डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि इनसे एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। This project won E Bright first place in the county fair, और इस प्रोजेक्ट के बदौलत उनको काउंटी फेयर के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला, किनको, डॉक्टर ई ब्राइट को, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और मतलब उनको इस जीत के साथ इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर भी जगह मिली। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, और वहां पर मतलब जीव विज्ञान के लिए उसको क्या मिला, थर्ड प्राइज मिला।
जियोलॉजी। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और उसको मतलब काम करने का मौका मिला समर के अंदर एट द इंटोनोमोलॉजी लेबोरेटरी, जो क्या करता है जियोलॉजी या इंसेक्ट के बारे में स्टडी करता है, लेबोरेटरी होती है, और द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो उसको क्या करते हैं अपने उसको रिसर्च में उसको, क्योंकि उसने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको काम करने का मौका मिला लेबोरेटरी के अंदर, जो कहाँ थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहां पर उसको काम करने का मौका मिलता है एज ए हाई स्कूल जूनियर। और जब एज ए मतलब हाई स्कूल के अंदर थे, रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्च प्यूपा। और रिचर्ड ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट था एडवांस मतलब जो उसका डेवलप्ड स्टेज कह सकते हो, प्यूपा के ऊपर जो मोनार्च का जो मार्क थे, ओके, जो मार्क थे स्पेसिफिक मार्क्स थे, उसके ऊपर उसका जो स्टडी चल रहा था, उसके ऊपर उसने अपना रिसर्च और भी ज्यादा तेज कर दिया, और भी ज्यादा डेवलप कर लिया, या एडवांस रिसर्च कर रहा था। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इस बार उसका जो प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इस बार फिर उनको दोबारा से लेबोरेटरी के अंदर काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि अब देखो इस बात से पता चलता है कि वो लगातार कितनी मेहनत कर रहे थे, और उस मेहनत का उसको फायदा भी मिला। इन सीनियर ईयर, और जब मतलब सीनियर क्लासेस में आ गए, ही वेंट टू अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग्स इन, और तो उसने क्या किया, एक सेल डेवलप किया मोनार्च विंग इन अ कल्चर, एंड शो दैट कल्चर क्या होता है। कल्चर एक स्टडी होती है जिसके अंदर आप मतलब जो हार्मोन्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से उसका हार्मोन्स का जो स्टेजेस है वो आगे उसको सेल्स को डेवलप कर रहा है, तो वो पूरा कल्चर के अंदर स्टडी किया जाता है। तो उसने क्या किया, किस तरीके से जो सेल है वो डेवलप होता है मोनार्च की विंग से, उसको उसने इस चीज को दिखाने की कोशिश की। द सेल्स वुड डिवाइड and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the gold spot। तो इन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करने की कोशिश की। देखो द सेल्स वुड डिवाइड, जो सेल्स हैं मतलब कि हमारे जो बटरफ्लाई के जो सेल्स हैं डेवलप करेंगे, कब डेवलप करेंगे, अगर उनको फेड द हार्मोन, अगर उनको वो हार्मोन्स जो हार्मोन थे, जो गोल्ड स्पॉट से वो जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, अगर वो हार्मोन उनको सेल्स को मिलेंगे तभी वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होंगे। अगर हार्मोन उसको सेल्स को नहीं मिलेंगे तो बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं होंगे। द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी, और उसको मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए जियोलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, और अपनी स्नातक के बाद अपनी ग्रेजुएशन के बाद डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और लगातार वो आर्मी लेबोरेटरी में अपना रिसर्च करते रहे एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थी वहां पर भी अपने काम को जारी रखते रहे। द फॉलोइंग समर, अगले समर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जहां पर वो मतलब फ्रेशमैन ईयर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर मतलब उसका एक साल कंप्लीट हो गया था एक तरह से, ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ई ब्राइट क्या करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी होती है वहां पर जाता है, एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन, और हार्मोन के बारे में और भी ज्यादा डीप रिसर्च करता है फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। जो मतलब क्या थे, जो मोनार्च के जो विंग्स थे, जो प्यूपा था उसके ऊपर जो छोटे छोटे मार्क बने हुए थे जो हार्मोन्स को रिलीज करते थे, उसके बारे में वो डीप स्टडी करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था लेबोरेटरी थी वहां चले जाते हैं। यूजिंग द लेबोरेटरी सफोस्टिकेटेड का मतलब एडवांस्ड, मतलब अलग एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट को वो यूज करता है, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, और वो इस बात को आइडेंटिफाई कर पाता है कि हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है किस तरीके से वो सेल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो इस चीज को वो डीप रिसर्च करके उसको पता लगाने में सफल हुआ। अ ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर, जब वो जूनियर हाई स्कूल में था, ई ब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और सेल लाइफ के बारे में उसको अपना एक नया आइडिया मिला था। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे
फोटोज, और जो एक्सरेज जो फोटोज थी उनकी तरफ देख रहा था, तभी आइडिया उसके दिमाग में आया था ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, कि जो हार्मोन होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का एक केमिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसके बारे में किस तरीके से स्टडी करना है। तो ये आइडिया ई ब्राइट को, जब वो मतलब क्या थे, ई ब्राइट के दिमाग में आता है जब वो जूनियर ईयर के अंदर हाई स्कूल के अंदर थे। When he saw those photos, जब उन्होंने एक्सरेज फोटोज को देखा, ई ब्राइट डिड नॉट शाउट, वो चिल्लाया नहीं। यूरेका, यूरेका मतलब एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप ब्रेवो बोल सकते हो, जीतने वाले जो ब्रेवो बोल सकते हो, जो मतलब विक्ट्री का सिंबल करता है यूरेका। और इवन आई हैव गॉट इट मतलब मुझे मिल गया, यानी वो उसको आइडिया मिल गया था जिसको वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट ही बिलीव दैट, लेकिन उसको इस बात का विश्वास था, ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, लेकिन उसका जो रिसर्च था अबाउट इंसेक्ट एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स के इंसेक्ट को लेकर, यानी इंसेक्ट के हार्मोन्स को लेकर, द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल। तो उस मतलब बायोलॉजी का एक पजल था, मतलब इंसेक्ट का जो हार्मोन्स होता है उसके बारे में स्टडी कर रहा था, और बायोलॉजी का उन फोटोज को देखकर उसको एक आइडिया आया कि एक पजल था जो बायोलॉजी के अंदर आज तक उसको उसको सॉल्व नहीं किया गया था। वो पजल क्या था, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो एक सेल होता है वो किस तरीके से डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको रीड कर सकता है। तो इट मीन्स देखो, हर एक इंसान के अंदर जो सेल होते हैं, तो मतलब एक मतलब जो डीएनए होता है हर एक बॉडी के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे फादर का, मेरे फादर का ही डीएनए मेरे अंदर होगा, राइट। तो वो जो डीएनए होता है उस डीएनए को स्टडी करने की कोशिश की, और हर एक डीएनए जिस मतलब जो सेल है, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, जो सेल होता है वो डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकता है। जो डीएनए से मतलब जो सेल जिस डीएनए से पैदा हुआ है उसी डीएनए को वो स्टडी कर सकता है, उसी डीएनए को पहचान सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। डीएनए इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेंटर होता है ना आपका स्टमक का, ओके, सेंट्रल जो नाभि होता है ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और डीएनए क्या करता है, हमारी जो हेरिडिटी होती है, हमारा जो कैसे होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो ट्रेड्स मिलते हैं, अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं, अनुवांशिकता जो पूरी की पूरी जो हेरिडिटी होती है डीएनए के ऊपर बेस करती है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स के जो डीएनए होते हैं वही हमारे अंदर पाए जाते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल। और इसने डीएनए की इस थ्योरी ने क्या डिसाइड कर दिया कि किस तरीके से सेल काम करता है, एंड दस द डीएनए ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इस बात का पता चला कि डीएनए जो है वो किसी भी लाइफ का क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है, पूरी की पूरी जो लाइफ है वो डीएनए के ऊपर बेस्ड करती है। क्योंकि अगर हमारा डीएनए है, डीएनए से सेल बनेगा, सेल से हमारी लाइफ सरवाइव करेगी, तो डीएनए किसी भी इंसान का जो डीएनए है वो उसका लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो इस तरीके से ई ब्राइट ने डीएनए का जो एक पजल था, जो कि बायोलॉजी का एक पजल था, उसको सॉल्व कर दिया। ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और जो ई ब्राइट और उसका जो कॉलेज का जो साथी था जेम्स आर वॉन्ग, उसका नाम था उस लड़के का, वर्क ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स, रातों रातों वो काम करते रहते पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाने के लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स टू शो, मतलब इस बात को दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि ये किस तरीके से डेवलप होता है। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके बाद मतलब उन्होंने दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई जो कि बाद में उन्होंने एक्सप्लेन की, किसके अंदर, जो साइंटिफिक जर्नल था उसके अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया। सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम, सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। मतलब देखो, सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम, कोई भी उसको नहीं जानता था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर्स के अंदर, यानी सबसे अच्छे अचीवमेंट या सबसे अच्छे मार्क्स के साथ रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया, सेकेंड इन हिज क्लास, यानी 1510 बच्चे थे और उसमें सेकंड प्लेस पे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास किया। ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, और उसके बाद उसने क्या किया, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने के लिए रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वो मेडिकल स्कूल में चले गए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले जाते हैं। There can he begin doing experiment to test
हिज थ्योरी, वो अपनी जो थ्योरी था उसको टेस्ट करना चाहते थे और इसलिए एक्सपेरिमेंट को आगे भी बढ़ाना चाहते थे। तो उसको चेक करने के लिए वो अपनी मतलब कहाँ चले जाते हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स में चले जाते हैं, जिससे कि अपनी थ्योरी को और भी आगे मतलब उसको चेक कर सके। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक रही जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और अगर उसकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से चली गई तो जो जिंदगी का एक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसकी समझ आ जाएगी, यानी उसको समझना आसान हो जाएगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, और इससे मतलब किस तरीके से बचा जा सकता, प्रिवेंट का मतलब बचना, जो एक अलग तरह का जो कैंसर होता है उसे किस तरीके से बचा जा सकता है, जो बीमारियां उसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सो इस थ्योरी ने मतलब इस आइडिया ने इस चीजों को भी उजागर किया। ऑल ऑफ इस पॉसिबल बिकॉज ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से पॉसिबल हो पाई, क्योंकि ई ब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी था, उसकी जो जिज्ञासा थी, उसकी जो इच्छा थी, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। किसके लिए? ई ब्राइट के लिए। His high school research into the purpose of sport on Monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और जब मतलब वो मोनाज पीपा के ऊपर जो मतलब जो अलग तरह के डेकोरेटिव बोल रहे थे, जिनको वो सपोर्ट थे, मार्क्स थे, उन्होंने क्या किया, वो एक स्पेसिफिक टाइप एक हार्मोन्स को रिलीज करते थे जिससे कि सेल डेवलप होता था। तो उसने पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी सेल की, उस थ्योरी को क्या कर दिया, उसने उस थ्योरी का उजागर किया, क्योंकि वो प्यूपा के ऊपर जो डेकोरेटिव जो मार्क थे उसको स्टडी कर रहे थे, जिससे कि एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन्स निकल रहा था जो कि सेल्स को डेवलप करने में मदद कर रहे थे। तो इस रिसर्च ने पूरा का पूरा जो सेल लाइफ था कि किस तरीके से सेल डेवलप करता है, उस पूरी थ्योरी को उजागर कर रख दिया। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, और रिचर्ड ई ब्राइट थे वो साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, रुचि थी उनकी, सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जब बचपन से उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट की तभी से उनका इंटरेस्ट था। बट नो सो डीपली, मतलब उस टाइम मतलब बच्चा था तो ऑब्वियसली बात है, इतना डीपली उसको इंटरेस्ट नहीं था। दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बटरफ्लाई को इकट्ठा करता था, जो एक बच्चा था तो दूसरी चीजों पे भी उसका इंटरेस्ट था। जैसे कि ई ब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैंपियन डिबेटर, वो एक बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, मतलब डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे। एंड पब्लिक स्पीकर, एक बहुत अच्छे स्पीकर भी थे। एंड ए गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट का मतलब होता है नाव चलाने वाला, जो छोटी सी नाव होती है उसको, एक स्मॉल बोट होती है उसको चलाना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। एंड ऑल राउंड आउटसाइडर पर्सन, मतलब एक ऑल राउंडर था, मतलब एक ऐसा नहीं कि साइंस के साथ ही चिपका रहता था, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जिसमें जिसमें वो चैंपियन थे, बहुत अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करते थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और मतलब जो साइंटिफिक जो एग्जिबिट होती थी, साइंटिफिक एग्जीबिशन के लिए जो उनको फोटोज लेनी होती थी वो एक बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल, और जो हाई स्कूल के अंदर थे, रिचर्ड ई ब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, वो एक सीधे से एक विद्यार्थी थे, स्ट्रेट अ स्टूडेंट, बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना उसके लिए आसान था, इजी था। he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations club, और वो जो मून जो MUN मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस जो क्लब्स होते थे स्कूल्स वगैरह के अंदर, और जो डिबेटिंग क्लब्स होते थे उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था वो। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और तब उसको एडमायर का मतलब प्रशंसा करने वाला, और मतलब वो जो पार्टिसिपेट करता था, तो उनके एक टीचर होते थे सोशल स्टडीज के जिनका नाम था रिचर्ड ई वियर, वो सोशल साइंस के स्टडीज टीचर थे उनके। वो अक्सर रिचर्ड ई ब्राइट को बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब, और वो अक्सर उनको एडवाइज करते थे, किसको? रिचर्ड ई ब्राइट को, डिबेट क्लब के लिए और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के लिए। मिस्टर वियर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और मतलब रिचर्ड ई ब्राइट कहते हैं कि मिस्टर वियर जो थे वो उसके लिए परफेक्ट एक इंसान थे जो उसकी मदद करते थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ई ब्राइट से, और कहते हैं कि मेरे टीचर ने मेरे दिमाग का मतलब क्या कर दिया, मेरे दिमाग के अंदर जो आइडियाज थे उनको खोलकर रख दिया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियर सेड, और उसके जो सोशल साइंस के टीचर थे वो अक्सर कहते थे कि जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो अक्सर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते थे इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट्स,
और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसके एफर्ट्स हमेशा एक्स्ट्रा होते थे. What pleased me was, here was this person put in the 3 or 4 hours at night doing debate research, beside doing all the research with butterflies and his other interest. तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज इंटरेस्ट करती थी, उसके टीचर बोलते थे कि वो रिचर्ड ई ब्राइट एक ऐसा एक शख्स था, वो क्या करता था 3 से 4 घंटे वो अपने डिबेट के ऊपर लगाते थे और बटरफ्लाई के ऊपर अपना रिसर्च कर ही रहे थे, और अदर जो इंटरेस्ट थे उसके अलावा 2 से 3 या 3 से 4 घंटे वो डिबेट के ऊपर लगाते थे, और इस वजह से वो एक डिबेटर चैंपियन थे. यानी कहीं ना कहीं वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे और अपनी हर एक एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते थे. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मतलब स्टार्टिंग से उसके अंदर जो एक प्रतिस्पर्धात्मक कह सकते हो, प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव जो नेस थी उसके अंदर, जो एक कॉम्पिटिटिव नेस कहते हो जिसको, प्रतिस्पर्धात्मक. मिस्टर वियर कंटिन्यूड, मतलब उसका जो कॉम्पिटिटिव नेचर था वो स्टार्टिंग से ही था. मिस्टर वियर कंटिन्यूड, और उसके जो साइंस सोशल साइंस टीचर वो कहते हैं, बट नॉट इन बैड सेंस, वो कहते हैं वो जो कॉम्पिटिटिवनेस था उनके अंदर वो बुरी सेंस में नहीं था. ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर सेक फॉर विनिंग टू गेट प्राइज. जो रिचर्ड था वो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, उसको दूसरों को हराना और जीतना है, सब कुछ जीतना है. जो कॉम्पिटिटिवनेस था उसका वो बुरा नहीं था. रादर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट ही कुड, बल्कि वो जीतना चाहता था, वो सबसे बेस्ट करना चाहता था, वो अपना बेस्ट करना चाहता था, ऐसा नहीं कि दूसरों को उसको हराना है. तो ये एक पॉजिटिव सेंस थी उसके अंदर जो कि हमेशा उसको कॉम्पिटिटिव बनाती थी. फॉर द राइट रीजंस ही वांट्स टू डू द बेस्ट, क्योंकि सही वजह से वो हमेशा बेस्ट करना चाहता था, और इस वजह से वो एक कॉम्पिटिटिव एक स्टूडेंट था, और स्टार्टिंग से अंदर उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस भरी हुई थी. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स का मतलब अलग अलग तरह से मिक्सचर कह सकते हो. इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कहते हैं एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, तो ये सारी की सारी चीजें मतलब उन्होंने क्या कर दिया, रिचर्ड ई ब्राइट को एक साइंटिस्ट बना दिया. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले उसके माइंड से स्टार्ट किया जाए तो उसका माइंड था वो क्या था, बहुत शार्प था. एड क्यूरियोसिटी, और फिर उसकी मतलब जिज्ञासा थी. एंड मिक्स इन द विल, फिर उसके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, विल थी, मतलब उसकी जो एक दृढ़ निश्चय था उसका जीतने का, टू विन फॉर द राइट रीजंस, सही रीजंस के साथ जीतने का. तो ये सारी की सारी ये क्वालिटीज थी. रिचर्ड हैज दीज क्वालिटीज, और रिचर्ड ई ब्राइट के पास ये सारी की सारी क्वालिटीज थी. फ्रॉम टाइम द बुक, जब वो बुक उसकी मदर ने उसको दी थी, कौन सी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने पूरे के पूरे साइंस को उसके सामने खोलकर रख दिया. रिचर्ड ई ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी था उसको कभी भी खोया नहीं. सो दिस इज हाउ रिचर्ड ई ब्राइट कन्वर्टेड इनटू अ वेल नोन साइंटिस्ट. और इस तरीके से रिचर्ड ई ब्राइट एक नॉर्मल, एक कह सकते हैं एक नॉर्मल रिसर्चर से एक बहुत ही एक डेवलप्ड और एक वेल नोन रिसर्चर और एक साइंटिस्ट बन गए. राइट, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए, इफ वी वांट टू सक्सीड इन अ लाइफ, सो वी शुड हैव फर्स्ट वी शुड हैव क्यूरियोसिटी एंड विल टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. अगर हमारे पास क्यूरियोसिटी है और अगर हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग है जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हम हैं, सो डेफिनेटली वी कैन सक्सीड विदाउट एनी फेल. सूनर और लेटर, हम डेफिनेटली सी बात है, हम सूनर और लेटर, देर सवेर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे, एज रिचर्ड ई ब्राइट डिड इन साइंटिफिक रिसर्च. जिस तरीके से रिसर्च जो रिचर्ड ई ब्राइट ने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अपना काम किया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर एग्जिस्टेड इन हिस्ट्री. और मतलब एक दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के अंदर उनका नाम जाना जाता है. So dear student, this is all about from this chapter. I truly believe आपको समझ आया होगा. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care and have a nice day.